हेलो गाइज, ट्रिनिटी इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो PYQ से चल रही थी उसकी अगली कड़ी है आज। और प्रश्नों का बौछार 1 दिन की गारंटी। सबसे पहले तो काम कर लें आप लोग कि लाइक ठोक दिए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में जो सुदूर गाँव में बैठे हैं आपके दोस्त भाई बंधु, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ सीरीज है ट्रिनिटी की तरफ से ये दिया जा रही है। प्लस आप लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उसके माध्यम से PDF फाइल मिल जाया करेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन हो मिल जाया करेगा। प्लस हम लोग बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि 1 नवंबर से मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है और ऐप जो लॉन्च हो रहा है उसके माध्यम से क्या होगा कि कोर्स भी बेचे जाएंगे दम प्रोसेसिंग फी में, नॉमिनल फी में कोर्स बेचे जाएंगे। बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, वहाँ नंबर दिया है, कॉल करके पूछ लेंगे, वो बता देंगे बाकी की जानकारी आपको। चलिए आते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। प्रश्न ये है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। यानी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसमें जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे योगेंद्र शुक्ल, और वो भी पकड़े गए और उनको भी कहाँ किस जेल में लाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जयप्रकाश नारायण को जो पकड़ा गया योगेंद्र शुक्ल के साथ, तो 9 नवंबर को ये लोग हजारीपुर, कहाँ सबसे पहले नवंबर में लाया गया इन लोगों को हजारीबाग जेल में लाया गया। हजारीबाग जेल में लाया गया। उसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया हजारीबाग जेल से, कहाँ किया गया था, और यहाँ से निकल के भाग चुके थे। फिर ये क्या हुआ कि 9 नवंबर को ये भागे थे करीब। फिर दिसंबर की घटना है कि इनकी गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तार कहाँ हो गए, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हो गए। ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे ये लोग नवंबर में, और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो ये मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हो गए दोबारा। तब इन्हें कहाँ, बक्सर जेल में लाया गया था। इसमें कोई आंसर नहीं, इसमें नहीं है, इसमें कोई सा आंसर नहीं है, क्योंकि उसके बाद इनको बक्सर जेल भेज दिया गया था। कहाँ, बक्सर जेल भेज दिया गया था। मैं कुछ बुकों में देखेंगे कि वो पटना भी देता है, मगर इसका आंसर है बक्सर जेल। नौ अगस्त को 1942 को जिन 2 नेताओं ने हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे। 9 अगस्त को जिन 2 नेताओं ने हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे, नाम बताना है। किनकी गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन हजारीबाग में हुआ था और उनमें नाम बताना है। और वो थे शिव कुमार और रामानंद जी। कौन, शिव कुमार और रामानंद जी को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग में। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी कि 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्णतः बाधित हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है बताना है। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और जैसे ही आंदोलन शुरू होता है जितने प्रमुख नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो भाई गांधी जी खुद बोले थे कि आप नेतृत्वकर्ता खुद हैं। तो उसी बीच में हिंसक घटनाएं हुई जिसमें रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया, सार्वजनिक जो स्थल थे उसकी तोड़फोड़ की गई, उसमें रेल पटरी को उखाड़ दिया गया। तो सबसे अधिक दंगे प्रभावित हुए रेल माध्यम से। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो डिस्ट्रिक्ट था पटना। कौन सा, पटना डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता पहचान किस संदर्भ में मिलता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान किस संदर्भ में मिलता है बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के दौरान, या भूदान आंदोलन के दौरान, या उनके कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाए जाने के दौरान। सब इनको जो मिला, सुर्खी में आए जयप्रकाश नारायण पहली बार, वो सुर्खियों में आए कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई और इनको हजारीबाग जेल में रखा गया। और ये दिवाली के रात में क्या किए, ये जेल कूद के फरार हो गए और पहुंच गए कहाँ, नेपाल।
और नेपाल में इन्होंने बकरी टापू, बकरी द्वीप बोलते हैं, जो राजविलास जंगल में पड़ता है नेपाल में, वहीं पे इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। उसके बाद ये सुर्खियों में आ गया पूरा। आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं जिसका मकसद था कि गुरिल्ला युद्ध करना, छापामार युद्ध करना, और उसके माध्यम से किसको, अंग्रेजों को तंग करना था। तो उसी के बाद ये सुर्खियों में आ चुके थे। नीचे दिए गए दो कथन हैं, कथन और कारण, दोनों को ध्यान पर पढ़िए आप लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये बात सही है कि राष्ट्रीय सेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये पृथक रहा, जो आरएसएस बोलते हैं जो आप वर्तमान में, और इसी की पार्टी बीजेपी पार्टी है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है कि विचार था कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। उनके मन में बस भारत छोड़ो आंदोलन से वो दूरी बना के रखें, और इन्होंने कहा कि ये माध्यम नहीं है। ये उनका कथन ये था, उनका कंसेप्ट ये माध्यम नहीं है जिस माध्यम से हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी, इसीलिए दूरी बना के रखे थे। तो ए सत्य है और आर असत्य है इसमें। राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना कब हुई थी? आईएनए की स्थापना कब हुई थी बताना है। सबसे पहले बताएंगे कि आईएनए जो है किसके दिमाग की उपज थी। प्रश्न बना है एक बार, किसके दिमाग की उपज थी ये आईएनए? तो वो था मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। और रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी बोस द्वारा आईएनए का गठन किया गया था। कब? 1942 में, और ये मार्च की घटना है। 1942 में मार्च की घटना है। इन्होंने आईएनए का गठन किया था। टोक्यो में एक जो सैनिक थे उनका एक सम्मेलन बनाया और उन्होंने आईएनए का गठन किया, यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। बाद में इससे सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ गए थे और उन्हीं के नेतृत्व में आईएनए जो है आगे काम किया। और सिंगापुर में अब अक्टूबर में 43 में सरकार भी बनाई थी, अस्थायी सरकार भी बनाई थी इसने। पैंतालीस से 46 में दिल्ली में हुई आईएनए मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? सबसे पहले आईएनए की जब समाप्ति हो गई तो कुछ आईएनए नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गिरफ्तारी किस पे हुई? तो शहनवाज हुसैन साहब की, जो प्रमुख नेता थे, गुरदीप सिंह ढिल्लो साहब की, और प्रेम सहगल पे। ये जब लोग गिरफ्तार हुए तो दिल्ली के लाल किले में, कब? 45-46 में दिल्ली के लाल किले में इन लोग के प्रति मुकदमा चला। क्या चला? मुकदमा चला। तो इनके बचाव में एक सहानुभूति का लहर दौड़ गया कि आईएनए अच्छा काम कर रहा था, उसने अंडमान निकोबार द्वीप को जीत लिया था, सिंगापुर को जीता था, तो इनके प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। तो बचाव पक्ष में वकील भी आए, कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ वकील भी आए, जिसमें इनका नाम आता है भोला भाई देसाई। जो है भोला भाई देसाई ने नेतृत्व प्रदान किया था उस वकील की एक पूरी कमेटी की, भोला भाई देसाई ने नेतृत्व प्रदान किया था। भोला भाई देसाई ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो आपके मन में आएगा कि और कौन को था उनके पैनल में, वकील पैनल में? तो पैनल में थे कैलाश नाथ काटजू। कौन? कैलाश नाथ काटजू, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अच्छा, इसमें है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके वकीलों के पैनल में थे। भोला भाई देसाई के नेतृत्व में ये क्या इनके पक्ष में अपना वक्तव्य पेश किए कि बचाव किया जा सके। आजाद हिंद फौज सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? ये प्रश्न आ गया। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? ये प्रश्न ही पूछ डाला। जब घटना उस समय की है जब आईएनए जो है का कमान संभाले सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 43 में कमान दिया गया। कब? मार्च 1943 में इनको कमान दिया गया रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को, और उन्होंने एक सरकार का गठन किया।
सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। कहाँ? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार। कहाँ पे? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार गठन किया। तो डेट पूछा रहा है आपसे, वो किस डेट को किए थे? तो किस डेट को किए थे वो? आजाद हिंद फौज तो 21 अक्टूबर 1943 को किए थे सिंगापुर में उन्होंने, और मुख्यालय बनाया सिंगापुर को उन्होंने। 43 में INA, 43 में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। कहाँ? वो कहाँ आई थी? कहाँ आई थी ये पूछ रहा है प्रश्न आपसे। तो सिंगापुर में ही उसने मुख्यालय बनाया INA का, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और बाद में मलाया प्राद्वीप पे भी मुख्यालय बनाया गया था। मैं पहले सिंगापुर में 45 में अस्तित्व में आई थी, और सिंगापुर में आई थी। जस्ट बताया अभी हम उसके बारे में। INA किसके दिमाग की उपज है और इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए प्रश्न पूछ डाला कि INA किसके दिमाग की उपज है और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। एक सैनिक था, उनके दिमाग की उपज है, और उन्हें जो सैनिक जो विक्षिप्त हो चुके थे, जो सैनिक साथ में रहे थे, छटनी हो चुकी थी, पीछे हट गए थे, उनको मिला के उन्होंने INA का गठन किया था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, और यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे, और ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर भी थे। एक बार उप गवर्नर बोलेंगे, बिहार उड़ीसा के उप गवर्नर भी थे। और किससे जुड़े हुए थे बताना है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये आधुनिक बिहार के इनको निर्माता भी बोला जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही क्या बिहार का डिमांड किया था, और बिहारी नामक पत्रिका भी निकाला था। और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को 1946 को। उसमें इनको सबसे बुजुर्ग नेता होने के चलते इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? वो कौन सा व्यक्ति था बताना है। वो बिहार का, ये बिहार का प्रश्न है, बिहार के ही इसमें पर्सनालिटी दी गई है। तो कौन सा वो व्यक्ति था जो जुड़े थे और साथ में INA की स्थापना में भी जुड़े रहे? तो थे शिलभद्र याजी जी। कौन? शिलभद्र याजी। सुमिलित कीजिए, मैचिंग करना है इसको। कौन आंदोलन कहाँ हुआ और कौन जगह कहाँ पे है? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये गुजरात में है। चौरा चौरी घटना जो हुई थी यूपी में, ये 4 फरवरी की घटना है, 1922 की घटना है। और यरवदा जो है ये महाराष्ट्र में है। और नोआखोली जो दंगे हुए थे आजादी के समय वो पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में है नोआखोली के दंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अब? तो 1 का 2 और B का 4, 1 का 2 और B का 4, आंसर C हो जाएगा इसका। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन जब इटली का जब सरकार बनी इटली की 45 में, तो उन्होंने घोषणा किया था कि फरवरी में घोषणा किया उन्होंने कि जून 48 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, खाली कर देंगे, दे देंगे। तो उन्होंने एक मिशन भेजा, एक कैबिनेट मिशन के नाम से एक डेलीगेशन भेजा था उन्होंने, कैबिनेट मिशन भेजा था। और कैबिनेट मिशन के गठन जो हुआ था 46 में हुआ था, जो भारत में मार्च 1900 में सब 42 ऑप्शन आ गया है, सब 42 ऑप्शन आ गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा E। सही आंसर E हो जाएगा। यानी मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत में आया। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? एक थे लॉरेंस। कौन लॉरेंस? पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे इसके। पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे इसके। पैथिक लॉरेंस जी इसके अध्यक्ष थे। एक क्रिप्स। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
क्रिप्स ये भी मेंबर था, और एवी एलेक्जेंडर मेंबर पूछे जाते हैं कभी कभी, एवी एलेक्जेंडर साहब ये भी मेंबर थे, एलेक्जेंडर साहब ये भी मेंबर थे। और इन्होंने आया तो बाद में बताया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इसी कैबिनेट मिशन आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया भारत में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, प्रश्न ही पूछ दिया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो क्या बताए हम अभी, लॉरेंस साहब। कौन, पैथिक लॉरेंस साहब कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किए थे, पैथिक लॉरेंस साहब। और ये क्रिप्स मेंबर था, और ए बी एलेक्जेंडर, लॉरेंस और ए बी एलेक्जेंडर साहब मेंबर थे इसके। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, मैंने बोला ना कि प्रश्न पूछता है कौन सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया, तो उसका सदस्य पूछ रहा है कौन नहीं था, बताना है इसमें, नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हो गए, क्रिप्स था और एलेक्जेंडर था। बेवेल जो था वायसराय था, जो 45 तक वायसराय रहा था। ये कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं किए थे। तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था, जो पड़ता है वर्तमान में झारखंड में, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे अबुल कलाम आजाद। कौन, अबुल कलाम आजाद, जो 46 तक अध्यक्ष बने रहे, 46 तक अध्यक्ष बने रहे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति रहे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति रहे। तो क्रिप्स मिशन आया था 42 में क्रिप्स मिशन आया था, और लॉर्ड बेवेल से वार्ता 45 में हुई थी। तो दोनों में किसे, कौन था अध्यक्ष उसमें, तो हमारे अबुल कलाम आजाद साहब। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 47 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अब जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 46 में कांग्रेस की मीटिंग हुई वार्षिक मेरठ में, और इसमें अध्यक्ष चुन लिए गए जेबी कृपलानी साहब। तो बताइए सत्ता हस्तांतरण कब होता है, 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण होता है 47 में, और अगला मीटिंग जो होगा 47 में, वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होगा। तब तक अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय, प्रश्न देखिए, प्रश्न को रिपीट किया और घुमा के पूछा उसने कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी साहब। कौन, जेबी कृपलानी साहब। 47 में देखिए, अब 47 में दिल्ली में अधिवेशन होता है। 47 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। आजादी के बाद फिर वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1947 में, और उसमें बताना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये बताना है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष चुन लिए गए 47 में, राजेंद्र प्रसाद जी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में हुई। तो निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और समाजवाद की विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजनाओं के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुआ था। वो व्यक्ति कौन था, ये बताना है, वो व्यक्ति कौन था। इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कार्यसमिति बैठक हुई, तो किसने, नाजीवाद के पक्ष में, फांसीवाद, समाजवाद विरोधी निश्चित रूप कारण जापान के विरुद्ध, क्योंकि जब बैठक हुई तो उसमें चला था द्वितीय विश्व युद्ध, और जापान तेजी से बढ़ रहा था आगे, और वो सिंगापुर जीते हुए जापान कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप तक धमक चुका था वो जीते हुए। तो उसी के पक्ष में, गुरिल्ला युद्ध के पक्ष में किसने अपनी बहुमत जुटाई थी, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था, यानी किस अधिनियम में स्वीकार किया गया था नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो अधिनियम था 1853 का, कौन सा,
1853 का एक्ट आया था, चार्टर्ड एक्ट, उसमें नागरिक सेवाओं के लिए सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया 53 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया? वो कौन सा अधिनियम था, कौन सा एक्ट था जिसमें ये मेंशन हुआ? और कहा, इसमें कंडीशन ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा विशेष परिस्थिति में, कब? विशेष परिस्थिति में यदि कोई फैसला लेता है उसके कार्यकारिणी मेंबर, तो वो रद्द कर सकता है। तो था 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। और रिलेटिंग एक्ट कब आया था? 73 में आया था। और 13 के एक्ट में जो था, 13 के एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए अनुदान दी गई थी। याद रखिएगा, 1 लाख रुपए अनुदान दी गई थी। ग्रांट जो होते हैं, ग्रांट दिए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 35 ने क्या समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम में 35 ने समाप्त की, क्या समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय द्वैशासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना और जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। 35 का अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि एक संघ बनेगा, एक संघ की संरचना होगी, और संघ में कौन? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों होंगे, ये बात कहा। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की समाप्ति की बात कर दिया, समाप्ति की बात कर दिया। और कहा कि प्रांतों को स्वायत्ता दी जाएगी। प्रांतों को अब क्या दिया जाएगा? स्वायत्ता दी जाएगी, स्वायत्ता दी जाएगी। केंद्रीय विधानमंडल में द्वैध शासन प्रणाली आ गया। केंद्रीय विधानमंडल में द्वैध शासन प्रणाली आ गया, द्वैध शासन प्रणाली आ गया। और संविधान निर्माण की भी बात किया गया था इसमें। तो बताइए क्या होगा? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना इसका मूल मकसद था। यह है, मैच करना है। इधर कुछ पुस्तकें हैं, उधर कुछ लेखक हैं। अब बताइए, इसमें आनंद मठ चर्चाएं कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो आनंद मठ से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम 2 बार हो गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, देखिए, अच्छा, इसमें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है, इन इंडिया, और यह इन बिहार, इन बिहार। अब मैच करना है। और प्रिस्टेस ऑफ जेसिस और अवर इंडिया मुसलमान्स, अवर इंडिया मुसलमान्स। तो प्रिस्टेस ऑफ जेसिस था, किसका था? राजा राम मोहन राय का। सी मैच कर गया, क्या मैच कर गया? सी मैच कर गया इसका। अब है कौन? हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, कौन? फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या निकल कर? सी, 1 का ए, 1 का ए, यानी ताराचंद। यहाँ, अच्छा, ये लाइन उठ के यहाँ आ गया था, इसको कट करके इधर कर लेना है, इन बिहार कट के कर करना है। तो 1 का क्या है? 1 हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हो जाएगा ताराचंद्र का। इंडियन मुसलमान एक पुस्तक लिखा था जिसमें पहली बार बात की थी, तो W. हंटर बी। उसके बाद अभी हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन बिहार की बात करेंगे तो वो थे फादर बुल्के जी। कौन थे? फादर बुल्के जी। कौन? 2 का क्या हो जाएगा? ई, 2 का ई हो जाएगा, यानी के दत्त, इन दे दत्त। तो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया करेंगे तो ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार करेंगे तो के दत्त, आनंद मठ करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रिस्टेस ऑफ जस्टिस की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय, और इंडियन मुसलमान की पुस्तक की बात करेंगे तो W. हंटर साहब थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने निकाला था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, यह बताना है। कौन सा व्यक्ति था जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था? वो थे कौन? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अच्छा, कब शुरू किया था? तो 1910 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह का आह्वान किया था और इसके माध्यम से शुरू किया था, ये तारकनाथ दास द्वारा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक बताइए, इतना फेमस किताब, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे कौन? बेल्टाइन सिरोल, जिसने तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा है, भारतीय शांति का तिलक को जनक, जन्मदाता माना है।
इसमें इसलिए तिलक ने उन पे मुकदमा भी किया था, भले मुकदमा हार गए थे। तो ये बेल्टाइन सिरोल का था जिसने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे बताना है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था बताना है। तो था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी पंजाब से निकलता था। प्रभाकर जो निकलता गुजरात से, डान जो निकलता था यह वही वर्तमान में पाकिस्तान की पेपर है, और इंडियन नेशन जो निकलता था ये पटना से प्रकाशित होता था। और कौन किया था? तो दरभंगा के महाराज जो थे कामेश्वर सिंह, दरभंगा के जो राजा थे, महाराज थे कामेश्वर सिंह, उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। क्या? द इंडियन नेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों, और आप सभी को ऑल द बेस्ट और थैंक्स।